अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर हम रोज़ाना तज़िया पेश करते हैं और इसके लिए हम जो बेहतरीन तज़ियाकार हैं उनकी खिदमत भी हासिल करते हैं। आज भी हम आपकी खिदमत में जो खबरें पेश करने जा रहे हैं इंतहाई अहम हैं। एक दिन पहले जस्टिस अतर मिनल्ला ने अमेरिका में ख़ताब के दौरान जो कुछ कहा, पस पर्दा उसके हक़ाइक़ क्या हैं, उनका क्या मैसेज है, अब इस पर भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। दूसरा ये कि जुमे के रोज़ अपोजिशन जमातों ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। क्या एहतजाज कामयाब होगा नहीं होगा, ये सवालिया चीज़ें हैं जिस पर हम आपको बताएंगे कि क्या होगा। सबसे पहले हम अतर मिनल्ला के ख़ताब की तरफ आ जाते हैं। दीगर चीज़ें भी जो होंगी वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, बताएंगे अगर कोई बड़ी खबर आ गई। अतर मिनल्ला ने बड़ा एक प्रोफेशनल ख़ताब करते हुए बताया है कि काश जब भी मार्शल लॉ की राह हमवार हुई उस रात अदालतें खुल जाती तो बेहतर था। उन्होंने कहा जी वो जज क्यों बने, उन्होंने इस पर भी रोशनी डाली। उन्होंने अपने बेटों का जिक्र किया, अपने वालिद का जिक्र किया और कई चीज़ें हैं। लेकिन मैं गुरैर साहब की तरफ जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा, फिर हम किसी जो अहम तज़ियाकार होंगे उनसे भी तज़िया हासिल करेंगे। गुरैर साहब, अतर मिनल्ला का ख़ताब एक दिन पहले जो हुआ, तमाम न्यूज़ चैनल ने उस पर बड़ी खुलकर बात की, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अतर मिनल्ला बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहाँ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका से भी गिला किया कि जब मुशर्रफ दौर में मुल्क में मार्शल लॉ मुसल्लत किया गया तो अमेरिका जो हमेशा जमहूरियत की हामी रही है, तो वो कहते हैं वो खामोश क्यों रहे। उन्होंने कई बातें और भी की हैं, हम साथ साथ आपके साथ शेयर करते चलेंगे। जी गुरैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ख़ताब बड़ा इम्पोर्टेंट था और उसमें मैसेज थे पाकिस्तानी अवाम के लिए, मैसेज थे अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, मैसेज थे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मैसेज थे अदलिया के लिए और अदारों के सरबराहों के लिए कि इस मुल्क के साथ जब भी कोई खेल खेला गया है तो उसमें उसको कैसे रोका जा सकता था और उसमें किस किस ने अपना रोल अदा किया। और उन्होंने बड़ा वाज़िया तौर पे कहा कि जब मार्शल लॉ लगा, अगर उस दिन उस रात अगर अदालतें खुल जाती तो ये मार्शल लॉ ना लगते। और फिर उसके बाद आपने देखा कि मार्शल लॉ के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह जज साहबान को की सपोर्ट ली गई और उसके बाद वो जो थे जिन लोगों ने मार्शल लॉ लगाया था या एमरजेंसी लगाई थी, उन लोगों ने उन जजों की मदद से फिर अपने आप को मजबूत किया और फैसले किए और उस मुल्क पे कई कई साल हुकूमत की। तो ये एक अच्छा उनका ख़िताब था और उसमें जो तमाम स्टेक होल्डर को जो मैसेज मिला है उस पे सोचना चाहिए। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये वो बातें हैं जो हमें बहुत पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आयत। अब भी जो उनका ख़िताब है, मैं समझता हूँ कि अतर मिनल्ला साहब ने पिछले दिनों अदालतों में भी अपने केसेस के दौरान जो रोल अदा किया, मेरिट की पॉलिसी को सामने रखा, आइन और कानून की बालादस्ती को सामने रखते हुए फैसले किए और सवालात और जवाबात किए और उसमें उन्होंने ज़रा प्रेशर नहीं लिया किसी चीज़ का और किसी अदारे का प्रेशर नहीं लिया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने अदारे के सरबराह का प्रेशर भी नहीं लिया और खुल के आज़ादी से, और उन्होंने सही बताया कि हम जब हल्फ लेते हैं तो अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ये फ़ैसला करते हैं कि हम इंसाफ की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे
تو یہ ساری باتیں بڑی زبردست ہیں، لیکن اب آگے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس پہ بین ہونا چاہیے، اس کے سربراہ پہ پابندی لگنی چاہیے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ اور یہ آج کابینہ کے میں بڑی یہ بات تھی کہ شاید کابینہ میں یہ ڈسکس ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ کابینہ کی اجلاس کے ایجنڈے میں بھی نہیں تھا، یہ شک نہیں تھی۔ یہ خیر اس پہ بات کی گئی، لیکن فیصلہ مؤخر کر دیا گیا کہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد بات کریں گے۔ اچھا، آپ بات کر رہے تھے گریز صاحب، عطر من اللہ صاحب کے، انہوں نے اپنے والد کے بارے میں بتایا، انہوں نے خود بتایا وہ جج کیوں بنے۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، جنہوں نے، ان ججز کا میں بتا رہا ہوں جنہوں نے ایجنسیز کے حوالے سے دباؤ کی جو بات کی ہے اور ایک سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے، عطر من اللہ نے انکشاف کیا ہے کہ ان میں سے 5 ججز وہ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے خود ریکمینڈ کیا تھا کہ انہیں جج ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جب میں نے فیصلہ ایک بتایا انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جی میرے بیٹے جو ہے ان کا ڈیٹا نکال کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا، یعنی کہ کس طرح ججز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جنرل ایوب کے دور میں ماشاء اللہ لال لگا تو اس وقت بھی رات کو عدالتیں کھل جانی چاہیے۔ جو آپ نے بات کی، انہوں نے مستقبل کی بات کی ہے، یہ بھی ان کا یہ اشارہ ہے کہ آئندہ بھی اگر ایسا ہو یا اس طرح کا کوئی عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو عدالتوں کو کھل جانا چاہیے۔ اچھا گریز صاحب، بڑی اہم چیزیں ہیں ایک دو۔ عمران خان کو اب مزید جیل میں خیر رکھنے کے لیے ان کے پاس بہت سے جواز ہیں، کئی صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے، جیسے انہوں نے جناب خود ہی کہہ دیا کہ لاہور کے 8-9 مقدمات میں اس کو کہا جی ضمانت بھی خارج کر دی۔ کل اس کا فیصلہ آج یعنی کہ ہونا تھا، اب وہ فیصلہ بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا 1.5 سال بعد یاد آیا ہے لاہور پولیس کو کہ ایک بندہ جیل میں ہے۔ ایک بندے کو جب 1 سال ہو گیا جیل میں رہتے ہوئے، تقریباً سال ہونے والا ہے، تو اس پہ بھی یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو اب اس بات کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ اگر عدالتوں کی جانب سے تمام مقدمات میں اسے ریلیف دے دیا جاتا ہے تو پھر یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے گی۔ جو ہم بات کر رہے تھے کہ عطر من اللہ صاحب نے وہاں خطاب کیا ہے، ان کا خطاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ان کا خطاب عدلیہ کو، ان کا خطاب وکلاء کو، اور ان کا خطاب حکومت کو اور بہت سے دیگر اداروں کو بھی بڑا ایک میسج ہے، اور ان کا خطاب امریکہ کے لیے بھی ایک میسج ہے، اور اس پر بہت سی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ان کے حوالے سے بڑا جناب مختلف نیوز چینل میں بحث بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ جب جسٹس افتخار چودھری کو نظر بند کیا گیا تو اس وقت آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں جی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد عدلیہ کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا کر نہیں پائی۔ وہ آج بھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ دباؤ میں نہ آئے۔ ان کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ بڑا کلیئر سا ہے، وہ بظاہر ایسا ہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ عدلیہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اگر ہمارے ملک کی عدلیہ اس ملک کے لیے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دے، کسی دباؤ میں نہ آئے، ہماری عوام کو یقین ہو جائے یا سیاسی جماعتوں کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اب ہم ان عدالتوں سے کوئی غلط فیصلے نہیں کروا سکتے، تو پھر ہمارے ملک کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہمارے ملک کا جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بزنس نہیں ہے، بزنس مین یہاں آنے سے ڈرتے ہیں، تمام معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ قریش صاحب، اگر ہم انڈیا کی بات کریں، وہاں کوئی 50-60 روپے کا ڈالر ہے، کوئی بہت مہنگا نہیں ہے، ہمارے جو 350 کا ہے۔ انڈیا آئی ٹی میں اب اتنی ترقی کر چکا ہے کہ جو انڈیا کے لوگ بھارت کو چھوڑ کر دیگر ملک میں جا چکے تھے، اب وہ ملک میں بہتری کی وجہ سے واپس آ رہے ہیں۔ تمام ممالک کے اسٹوڈنٹس وہاں کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں دن بدن بہتری، اور جناب جو بھارت ہے وہ اب دنیا میں ایک بحیثیت سپر طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ہمیں
ज्वाइन किया है नाज़िम मलिक साहब ने। सीनियर तजिया कार हैं, साफ़ी हैं, रूटीन की रिपोर्टिंग भी करते हैं, एनालिस्ट भी हैं। जी नाज़िम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक साहब आप ये बताइए कि जुमे के रोज़ सियासी जमातों ने अपोजिशन जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। आप क्या समझते हैं कि ये एहतजाज कामयाब होगा, लोग डरे रहेंगे, बाहर आएंगे, नहीं आएंगे? आप कैसे देख रहे हैं इसे? ये जो पीटीआई के वर्कर्स हैं या उनका जो एक इत्तेहाद है असेंबली के साथ, वो पूरे मुल्क में उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है और ना वो सड़कों पे आने से नहीं डरते, वो हमेशा सड़कों पे आते हैं। जब वो सड़कों पे आते हैं तो हुकूमत के पाँव लग कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये लोग अगर हमने उनको एक दफ़ा इकट्ठा होने का मौका दे दिया तो फिर ये रूटीन बना लेंगे, फिर एहतजाज का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। लिहाजा ये उसी सिलसिले को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश से पुलिस को इस्तेमाल करके कि हर जलसे जुलूस मुजाहरे को मार भगाते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, कुछ करते हैं, वो पानी वाली गाड़ी मंगा लेते हैं जिससे वो स्प्रे करते हैं मिर्चों वाला। तो ये हालात हैं इनके। आज आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने कल सदर जरदारी की सालगिरह के सिलसिले में मीनार पाकिस्तान एक प्रोग्राम रखा था, वहाँ उन्होंने आतिशबाजी कर दी थी। उन्होंने डीसी से इजाज़त मांगी, डीसी ने इजाज़त नहीं दी और वो सिर्फ जब तक आतिशबाजी करनी थी। तो ये इसको सिंपल बना रहे हैं क्योंकि 14 अगस्त को पीटीआई ने ऑलरेडी डीसी को हाथ यूँ दिया है कि हम मीनार पाकिस्तान जलसा करना चाहते हैं 14 अगस्त को। ये उसको रोकने के लिए एक पेश खाना बनाया गया, ये एक ड्रामा किया गया कि जो पार्टी के ऐसे उन्होंने वहाँ जाके चंद छुट्टियाँ छोड़नी थी, लेकिन डीसी ने इजाज़त नहीं दी, जी मरियम नवाज ने इजाज़त नहीं दी। अब इसकी यार में 14 अगस्त का जो पाकिस्तान की जो पीटीआई ऐलान कर चुकी है, इसकी यार में उसको भी रोका जाएगा। तो वही होगा जो लाहौर में आप देखते हैं पुलिस गश्ती होती है, सारी लाहौर की पुलिस इकट्ठी हो जाती है पीटीआई के कारकुनों को मारने के लिए। अब तो एक रात पहले ही उनके घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए जाते हैं ताकि वो घर से ना निकले। वो हालात की जो सजा फैलाते हैं, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हो सके। पीटीआई को घरों में बैठाने के लिए खौफजदा करके भगाने में ये पूरी रियासत कामयाब नहीं हो सकी। अगर ये होती तो आप बन्नू का एहतजाज देख लें कि वहाँ पर एक वक्त में 4 से 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। ये वही कारकुन है, ये वही पीटीआई के, चाहे वो मकामी तौर पे है, लेकिन ये सारा वोटर पीटीआई का था। बन्नू में तो नाज़िम मलिक साहब आपको पता है कि वो पीटीआई के लोग नहीं थे, वो तो पूरे वहाँ जो केपीके के लोग हैं वो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से थे। उनमें आप नून लीग के भी कह सकते हैं, दीगर सियासी जमातों के भी कह सकते हैं। वो तो अपने इलाकाई मफाद की खातिर बाहर आए थे, उनके जो मसाइल हैं उसके लिए बात करना आए थे। जी जी आप बात जारी रखिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी से जब के पीटीआई का एहतजाज की कॉल दी है, लाहौर पुलिस को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जो मुतहर्रिक लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, जो एमपीएस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, पार्टी का सरकर्दा लोग हैं उनके घरों में छापे मारे और छापे शुरू हो गए होंगे इस वक्त तक। मेरी सलाह के मुताबिक वो कारकुनों को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से पीटीआई ने अभी तक लाहौर में अपने किसी मुकाम का ऐलान नहीं किया कि किस मुकाम पर वो एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ आप देखें तो हुकूमत नंगी हो के फस्तायत पे उतर आई हुई है। वो एक बंदे का भी जलसा जुलूस या एहतजाज वो खकत नहीं है उनमें बर्दाश्त करने के कोई आके पीटीआई का बंदा बाहर एहतजाज करे। अच्छा नाज़िम मलिक साहब आप प्लीज़ लाइन पे रहिएगा, मैं गुरैज साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे ज़रा जान लेता हूँ। जी गुरैज साहब, नाज़िम मलिक साहब ने कहा कि एहतजाज कामयाब होगा, पीटीआई के वर्कर जो है वो सड़कों पर निकलने से घबराते नहीं हैं। दूसरी तरफ उन्होंने इशारा दिया है कि पुलिस गर्दी भी होगी क्योंकि पुलिस ऐसे मौक़ों पर क्रैकडाउन भी करती है, पहले से गिरफ्तारियाँ करना शुरू कर देती है। अगर कोई सड़क पे आता है तो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो आप जी नाज़िम मलिक साहब के तमाम उठाए गए सवालात, चीज़ें, तजिया, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है और उसके बाद फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इन सब दिनों में उन्होंने इतना ज़्यादा जो है पीटीआई के ऊपर प्रेशर डाला है गवर्नमेंट ने,
ان کے جیسے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، 9 مئی کا واقعہ کو ایک اپنا جو ہے بنا لیا سلسلہ کہ یہ بھی پی ٹی آئی نے کیا ہے اور پی ٹی آئی نے ہی یہ گراؤ جلاؤ کیا ہے، حالانکہ اس کے علیحدہ سلسلے ہیں کہ وہ کس نے آرگنائز کیا اور کس طرح وہ وہاں پہ آگ لگی اور کس طرح اس کو جلایا گیا. یہ ساری چیزوں جس پہ پی ٹی آئی نے بے شمار دفعہ کہا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ پتہ ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اتنا دبا دیا گیا ہے کہ پھر الیکشن کے دوران جب کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کینڈیڈیٹس نے اپنے پیپر جمع کرائے، حالانکہ ان کے جو لوگ تھے ان کو بھی اٹھایا گیا، تائید کنندہ یا تجویز کنندگان کو بھی اٹھایا گیا، لیکن اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ اب جب بھی ذرا سا وہ جلسے جلوس کی جو بات کرتے ہیں تو فوراً پولیس کو یہ مریم گورنمنٹ جو ہے متحرک کر دیتی ہے اور اس کو کہہ دی ہے کہ چھاپے مارو اور جو لوگ ایکٹیو ہیں ان کو پکڑا جائے. یہ اس کے لیے دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں. اب ایک طریقہ تو ہوتا ہے امن امان کی جو ریٹ ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے حکومت، تو نہیں چاہتی نا کہ کوئی ایسا احتجاج؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا. ایسے دیکھیں نا آپ، جمہوریت میں ایک سیاسی پارٹی کو پورا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، پرامن احتجاج کرے. آپ کے کارکنوں پر پہلے بھی الزام ہے نا کہ آپ نے سانیہ 9 مئی کر دیا، جناب جا کے آپ کورٹ. ہاں تو سانیہ 9 مئی کی تحقیقات کروائی جائے نا، اس پہ وہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ وہ کیوں کہتے ہیں جی ہم وہ فوجی عدالتیں لگیں گی اس میں ہم فیصلے کریں گے؟ 1.5 سال ہو گیا ابھی تک آپ نے ایک کیس کا فیصلہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیس کا فیصلہ کیا؟ کہاں ہے وہ ثبوت جس کے تحت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم ہیں؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جی وہ بیان دیا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ نے وہاں احتجاج کرنا ہے پرامن. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ 2 دن میں بڑے کالم لکھے گئے ہیں. نیوز ٹاک میں بات ہی وہی ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. وہ تو سارے بڑے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیان ان سے منسوب نہیں کیا جا رہا، انہوں نے بیان دیا ہے. اب بھئی اگر بیان دیا بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر عمران خان نے کہا ہے، عمران خان کو کون گرفتار کر رہا تھا؟ آپ یہ تو دیکھیں نا. عدالت میں عدالت کے ہاتھ ہے. نہیں، 1 منٹ سے یہ ذرا بات ختم کرنے دیں نا. عدالت ایک لائن پوچھ رہے تھے، دوبارہ آپ ہی رہتے ہیں ناظم ملک صاحب. جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے جب میری گرفتاری ہو آپ احتجاج کریں، یہ بھی ساتھ کہا ہے انہوں نے تو پرامن احتجاج کا کہا ہے. جی یہ بات میں حقائق کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تصدیق کر رہے ہیں، کچھ تردید کر رہے ہیں. بار صاحب اس کا جواب جو ہے نا وہ سلمان اکرم راجہ نے دے دیا ہے. کیا ہے ہمیں بھی بتا دیں، ون لائن بتانا بس. انہوں نے کہا جی ایسا کوئی بیان نہیں دیا، اور عمران خان کا جو کہنا ہے کہ میں نے احتجاج، دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو احتجاج کرنا ان کا حق ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا ناظم مقصد، دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. گریز صاحب سے مزید تھوڑا سا میں پوچھ لوں. جی ون لائن انہوں نے بتا دیا کہ جی بانی پی ٹی آئی کے جو سرکردہ لوگ ہیں جو سارا دن ان سے ملتے ہیں یا آئے روز ملتے رہتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا جی یہ بالکل جھوٹا ہے. جی بتائیے. بالکل آپ دیکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے ملک صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ دیکھیں نا، جب آپ گرفتار کرتے ہیں کسی کو، کسی لیڈر کو، احتجاج تو سب کا تو احتجاج حق ہے، اور پھر احتجاج انہوں نے وہیں جا کے کرنا ہے جہاں پہ یہ ان کو شک ہو کہ کس نے اسے گرفتار کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو احتجاج کے لیے باقی علاقے بہت سے تھے، بہت سی سڑکیں تھی. تو آپ دیکھیں نا، آپ نے جناح ہاؤس کے اندر جو کچھ کیا، دیکھیں جناح ہاؤس کا تو اب آپ دیکھیں نا، آپ بار بار وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ جناح ہاؤس پہ یہ ہوا، جناح ہاؤس پہ وہ ہوا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرا لی گئی ہے. چلو وقت آیا وہ بھی سامنے آ جائے گی میرا خیال. نہیں، کب آئیں گی؟ 1.5 سال میں تو نہیں آئی. 1.5 سال میں تو نہیں آئی ہیں. میں یہاں یہ بتاؤں گا جی جناح ہاؤس جانے کا واقعہ ہے. آپ کیونکہ کرائم کے حوالے سے آپ کی دسترس ہے، اس میں جب جیو فینسنگ کی گئی تو اس میں سینکڑوں یعنی کہ پولیس کے افسران اور کارکنان کا ڈیٹا ہے جو سادہ کپڑوں میں وہاں موجود تھے. اور اطلاع حسن کا یہ کہنا کہ آپ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کو پکڑ رہے ہیں، آپ کو
सारी चीजों को पता चल जाएगा कि 9 मई किस तरह हुआ था और किसने कराया था और किसने मैंने किया था। ये अदालत बड़ी देर से ये मुतालबा करते चले। चलो अदालतों में इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, अदालतें हकायक मांग रही हैं, पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। वहाँ अब सीसीटीवी फुटेज का भी मुतालबा किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये 1 साल तक आपने बानी पीटीआई की इन मुकदमात में तफ्तीश क्यों नहीं की, गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली। 1 साल के बाद आपको क्यों ये वक्त याद आया है, जब तमाम केसेस में वो ज़मानतों पे या बरी होता जा रहा है, बाहर आने का अमकान है। तो अच्छा खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। मखसूस सीटों का केस कहाँ तक पहुँचा है? जो मखसूस अरकान थे जिनमें यास्मीन राशिद का नाम भी दिया गया है कि वो भी वफाक जो है मखसूस सीट पे हल्फ लेगी, बाकी भी जनाब बहुत से लोगों के नाम हैं। तो खैर बाकी आपको पता ही है वो कहाँ पहुंचा केस, क्यों नहीं ना अभी तक। पीटीआई ने अपने 41 जो उनके मखसूस 30 नाम थे, 38 3 पाकिस्तान से बाहर थे, वो भी आगे होंगे, पता नहीं आया ये नहीं जी। ना सिर्फ वो जमा करा दिए हैं बल्कि जो मखसूस नशिस्तों की जिनकी आप बात कर रहे हैं इसकी लिस्ट बना के चेयरमैन बानी पीटीआई को अप्रूवल के लिए भेज दी हुई है। अब जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो 41 अरकान है इनके हलफनामा ले, हलफनामा जमा हो गए हुए, अभी तक इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिफिकेशन नहीं कर रहा उनका ये कि पीटीआई में शामिल समझे जाए, ठीक है, उसको रोक के बैठा हुआ है और ये उसको नजर थाने की अपील में जा रहे हैं। अभी तो 3 महीने की छुट्टियां जो 2 महीने की इन्होंने कर दी हुई है, तो जब 2 महीने आएंगे फिर देखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, हालांकि वो पीटीआई को मिल भी जाए तो उनकी मेजॉरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये इनको नुकसान होगा कि इनके 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई है, अब ये कानून साजी नहीं कर सकते। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में मखसूस सीटों के हवाले से जो हल्फनामे जमा होने थे जमा हो गए हैं? हाँ जी, वो सारे 41 जमा हो गए हुए हैं। ये मिनिस्टर गोहर ने मीडिया से टॉक करते हुए कहा था। और मैं दूसरी तरफ ये बात कर तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद से जो हल्फनामे जब सामान उठाया गया पीटीआई का तो उसमें वो भी साथ ले गए हैं, वो क्या पर नहीं, वो कोई एक काफी दिन में होती है, आपको पता है कि ये भी सारे समझदार लोग हैं। ये भी हुकूमत पर इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि शायद इसलिए उठाया गया कि जी वो हल्फनामे उठा के ले गए थे कि शायद सारा रिकॉर्ड यहीं पे है, लेकिन जिस तरह के हालात उन्होंने रिकॉर्ड अपना महफूज रखा हुआ था। और वो जो आपकी जमात के लोग बड़े समझदार हैं, उन्होंने दाएं बाएं भी चीजें रखी हुई हैं। चलो खैर, तो कब तक हल्फ हो रहा है? अब कहाँ रुकावट है, फिर क्यों नहीं हल्फ ले रहे वो? अब हलफ नहीं, वो बानी मखसूस नशिस्तें जो है ना वो बानी पीटीआई को लिस्ट चली गई है, जो मखसूस नशिस्तें खवातीन की अक़लियत की वो उसकी अप्रूवल देंगे तो वो फिर इलेक्शन कमीशन जमा होगा और इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन करेगा, जिसके बाद उनकी असम्बलियों में पार्लियामेंट में एक हलफनामे होंगे। मैं आपको एक दूसरी खबर यहाँ देता चला जाऊँ कि इस वक्त 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जी। इन्होंने 4 जज लिए थे जिसमें से 2 सिर्फ आए हैं। अब आज एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में फरूक अचमाय की कायमा कमेटी पर कानून में, उसमें उन्होंने कहा जी कम से कम जो है ना 27 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और 21 तो लाजमी होने चाहिए, नहीं तो 27 होने चाहिए। अब ये मजीद 18 जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने का एक फैसला कर चुके हैं और इसके लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने के लिए इनको आइन में कानून साजी करनी पड़ेगी और आइन में कानून साजी करने का इनको इख्तियार नहीं है क्योंकि इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। गो के हुकूमत का कहना है कि ये सादा अक्सरियत से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, अगर ये सादा अक्सरियत से पास कर लेते हैं तो क्या चैलेंज हो जाएगा, माना नहीं जाएगा, या ये फिर वो उसको जो चाहते आइन में जो मैं बताता हूँ, जो आइन में तरमीम होती है ना वो 2/3 अक्सरियत से होती है, वो सादा अक्सरियत से नहीं होती। आइन की में कोई तरमीम शामिल करनी हो या पहले से मौजूदा आइन में कोई तरमीम करनी हो तो 2/3 अक्सरियत लाजमी होती है। ये आइन और कानून में लिखा हुआ है, ये सादा अक्सरियत से नहीं हो सकता। इसलिए जजों की सुप्रीम कोर्ट में तादाद बढ़ाने के हवाले से ये तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन ये बेसूद होगा क्योंकि इनकी 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं है। और इसके अलावा जो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के सामने आगे खड़े हो गए हैं, इसके हम भी मुल्क और कौम को बड़ा नुकसान होगा और हालात जो दिन ब दिन बदतर होते जाएंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखें कि क्या पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है या उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि DGISPR के बयानिए में और सियासी जमातों के बयानिए में कोई फर्क होना चाहिए। जो अल्फाज इस्तेमाल वो करते हैं वही DGISPR अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बयानिया एक ही जगह कहा जाता है, एक ही जगह अल्फाज और जुमले बनाए जाते हैं जो सामने तकसीम कर दी जाती है कि यही अल्फाज बोल रहे हैं।
आज सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही उन्होंने कहा जी इंतशारी टोला जो लफाज दीदी ISPR ने कहे थे, और ये इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से एक किस्म का ये अपनी नाज़िम मलिक साहब, पाक फौज मुल्क की सलामती के लिए बड़ी ज़रूरी है, इसलिए हम कहते हैं कि पाक फौज जिंदाबाद होनी भी चाहिए। तो जहाँ तक मुल्क की सलामती की खातर वो इकदाम कर रहे हैं वो काबिल सताइश भी हैं। वो कि कुछ बहुत से लोगों को इस पर इख्तलाफ भी है, कई चीज़ें जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनका और हुक्मरानों का बयानिया एक ही है, इस पर बड़ा कुछ कहा भी जा रहा है। खैर बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया, बताया कि हुकूमत का बयानिया क्या है और क्या हो रहा है, मखसूस सीटों के वाले से बताया। यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक का टाइम है, दोबारा पर यहीं से शुरू करेंगे। जाने से पहले नाज़िम मलिक साहब मखसूस सीटों के हवाले से अपोजिशन जमातों के एहतजाज के हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने अपने तज़िये में जो कुछ कहा आपने सुना। अब उस पर मज़ीद बात करने के लिए जवेद इकबाल गराया साहब जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं। जी गराया साहब। यूनुस साहब, ये देखें कि जो इन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी है और उम्मीद है कि काफ़ी हद तक कामयाब होगी, लेकिन उस हद तक तो शायद कामयाब ना हो सके जिस हद तक होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहले मूवमेंट्स चलती रही हैं उस तरह इनको मूवमेंट चलानी चाहिए अगर ये चलाना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये, लेकिन अब इन्होंने ये एक कोशिश की है तो इसमें देखें कि कितने % लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट्स ने जो काम शुरू किया है, छापे वगैरह मारने और लोगों को घरों में डराना धमकाना गिरफ़्तार करना, ये अच्छी बात नहीं है। इनको गवर्नमेंट को भी मौका देना चाहिए कि ये जो है अगर वो पुरअमन कोई हड़ताल करना चाहते हैं तो उन्हें करने का मौका दिया जाए। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब ये इलेक्शन कमीशन ने एक तरह का तस्लीम तो कर लिया है, लेकिन वही बात कि वो लेके बैठे हुए हैं, वो आगे उनको मूव करना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए। अब देखें कि कोई कानूनी माहिर ही बता सकता है कि इलेक्शन कमीशन कितने दिनों के अंदर ले जा सकता है या नहीं ले जाता, तो क्या कार्रवाई हो सकती है। ये दूसरी बात जो गराया साहब ने की कि एहतजाज कामयाब होगा और इसके लिए एक वर्कर निकलेंगे, तो इसके लिए ये अर्ज़ है कि आप के जो एहतजाज करने वाले कारकुन हैं ये हुक्मरानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप अगर हुक्मरानों को परेशान करना चाहते हैं तो हुक्मरान आपके एहतजाज से परेशान नहीं होंगे। बन्नू में आपने एहतजाज करके देख लिया और उसको कैश करवाने की बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद आप देखें कि मसाइल बड़े ही हैं, कम नहीं हुए। तो आप के जो कारकुन हैं वो हुक्मरानों के जनाब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये बात नहीं है। ज्वाइन किया, उनसे जरा जान लेते हैं फिर आपकी तरफ। जी जुल्करनैन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्करनैन साहब, बात हो रही है कि जुमे को अपोजिशन जमातों ने जो एहतजाज का ऐलान किया, आप उसे कैसे दे रहे हैं? एहतजाज कामयाब होगा नहीं होगा? हुक्मरान इसको रोक पाएंगे नहीं पाएंगे? मौजूदा सूरत में क्या हो सकता है? देखिए व्हाट्सएप जो 26 जुलाई वाला एहतजाज है, अगर रोड पे तो निकलने ही नहीं देंगे। पहली बात तो ये है, केपी में ये कर सकते हैं, इस्लामाबाद में तो अभी तक आपके सामने ही है कि इनको इजाजत नहीं मिली और निकलने की कोशिश, अगर इनको इजाजत मिल भी जाती है आपको, आपके सामने ही है कोर्ट के थ्रू, तो होता यही है कि जिस दिन जलसा होता नहीं, क्या दफा 44 लग गई है या क्या वजह है, पहले से लगी हुई है? देखिए वो तो 144 लगाए या ना लगाए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रैली से एक दिन पहले ही ये बंदे उठा लेते हैं उनके सारे। और अगर रैली वाले दिन अगर 144 ना भी लगी हो तो वहां पे जिसे कह लेंगे चिड़िया को भी पर मारने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इतनी पुलिस वहां पे होती है। तो इसलिए ये जो अभी इनकी ये स्ट्रेटेजी है, ये हंगर स्ट्राइक जो भूख हड़ताली कैंप इन्होंने पंजाब असेंबली के बाहर लगाया, नेशनल असेंबली के बाहर लगाया, उसके ऊपर परेशानी हुई गवर्नमेंट को और उसकी जिसे कह लें कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज भी हुई। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनको पीटीआई को अपनी स्ट्रेटेजी रिविजिट करनी चाहिए। यही जो अभी भूख हड़ताली कैंप्स लगाए हैं, इस तरह का कुछ सीन करना चाहिए, क्योंकि ये 2 साल से बहुत हो गया। हमने देखा कि ये इधर रैली निकालने की कोशिश करते हैं, डंडा फोटा। अच्छा, जो पार्लियामेंट के बाहर वफाकी पार्लियामेंट के यानी कि जिसे हम कहते हैं कौमी असम्बली के बाहर जो भूख हड़ताली एहतजाज का कुछ वक्त के लिए इतने बजे तक लगाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, वो जारी है या खत्म हो गया है?
खत्म हो गया है। लेकिन ये कि तो पीटीआई ने तो ऐलान किया था वो रोज token लगाएंगे या strike है कैसे, ये सिर्फ जिस दिन इजलास होगा उसी दिन लगेगा क्या? उसके आफ्टर ऑल जो एसओपी था वो क्या था? उसका यही था, ये टोकन स्ट्राइक है ना जी, उस तरह जैसे कह लेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं है। तो मतलब ये भी एक मीडिया टैक्टिक्स ही है जो आपको आप कवरेज नहीं, मैं जो जानना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन को जो बताना चाह रहे हैं, इससे एक सियासी जमात जब ऐलान करती है हम जो है भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे, अगर फिर नहीं लगाती तो वो सुबकी होती है ना क्या? जी वो उन्होंने साथ में ये अनाउंस किया है पब्लिक के लिए, यही है कि ये टोकन भूख हड़ताली, एक तो होता है ना अनलिमिटेड टाइम के लिए आप भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था कुछ देर बैठ के इतने घंटे तक, फिर हम शाम को चले जाया करेंगे, अगले दिन फिर आएंगे। ये था या एक दो दिन के लिए था? असल में मैं उसका चाह रहा हूँ कि हम वो उस भूख हड़ताली कैंप के जो उन्होंने एसओपी बनाया था इसी तरह ये एक दिन अगर इन्होंने अनाउंस किया है कि सुबह 11 ये शाम मगरिब तक बैठे हैं, इस तरह आगे भी उन्होंने कहा कि हम इसी यहीं से करेंगे। नहीं, दोबारा वो भूख हड़ताली कैंप नजर तो नहीं आ रहा, ना ही कोई पीटीआई का बयान सामने आ रहा है कि जी हम बैठे हुए हैं। नहीं वो एक दिन कर लिया ना, 2 दिन ये एक्टिविटी चली, एक दिन आपने बताया कि इंटरनेशनल मीडिया ने उससे बड़ी कवरेज दी, पंजाब असेंबली के बाहर भी हुआ। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि जो जुमे को होगा, हमें तो कोई गैर मुल्की मुबस्सरीन या इंटरनेशनल मीडिया के लोग सड़कों पे फिरते हुए नजर नहीं आते, लेकिन आपका तलक डान अखबार से आप काफी चीजों को समझ रहे होते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से जी कह रहा था, वो तो आपको पता है रिमोट कवरेज भी हो जाती है ना, जो हर आपको पता है इंटरनेशनल, मैं भी एक इंटरनेशनल इदारे से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो होता यही है कि जो लोकल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है वही इंटरनेशनल मीडिया के लिए कवरेज कर रहे होते हैं, साथ भी हाँ जी कवरेज कर रहे होते हैं। तो वो ये जो एक्टिविटी होती है फिर उसको कवर करके वो जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के लिए फाइल करते हैं और उसमें वो अच्छी स्पेस ले। भाई इंटरनेशनल मीडिया में आप जितनी मर्जी खप डाल लें, आपने यूएसए में करारदाद पेश करके देख ली, यूएनओ में आपने जनाब वहाँ जो उनकी एक एजेंसी थी उन्होंने इवन आप उधर यूके में भी देख लें, उधर के भी जो एमपीज ने उन्होंने भी एक काइंड ऑफ रेजोल्यूशन ही आप कहेंगे जो पास की है, जी किया है कि इमरान को रिलीज करें, जो अगर उसके खिलाफ केसेस अगर जाली हैं तो वो कोर्ट जो है उनको बिल्कुल देखे और इंडिपेंडेंट डिसीजन करे। तो इन पे प्रेशर तो इंटरनेशनली बेस कर रहा है, ये तो मैं आपको बता दूं। हम इंटरनेशनल प्रेशर को मानते ही नहीं, हमने उसी दिन मजम्मत कर दी थी कि भाई किसी को जरूरत नहीं है हमारे मामला में मुदाखलत करें, आप जो मर्जी करें। ये आने वाले दिनों में ट्रंप ना कोई हमें मसला हमारे लिए पैदा कर दे, वरना जो बाइडन तो हमें बड़ा जनाब हमारे लिए तो वो बड़े फेवरेबल थे। अब आप पता नहीं ट्रंप को देख रहे हैं क्या, उससे कोई आस लगाए बैठे हैं कि ट्रंप जनाब कोई ऐसा वहां से जी जो आज की खबर छपी है उसको लेकर तो गवर्नमेंट थोड़ा सुकून में होगी। तो कमला हैरिस का जो है वो जो अप्रूवल रेटिंग है वो 2% ज्यादा है उससे डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, तो हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सुकून आया होगा क्योंकि परेशान है कि अगर ट्रंप आएगा तो इनके लिए वो प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो आज की डेट में तो थोड़ा सा जो नहीं वो क्या उसमें कमीला ने क्या नाम है उसका पूरा, मुझे तो यार हाँ जी कमला कामला हैरिस हम हैरिस बोलते हैं, वो हैरिस बोलते हैं जी जी कामला हैरिस जो खतून उनकी नई सदारती उम्मीदवार हैं। आपने क्या बताया कि ट्रंप के मुकाबले में रेटिंग जो है उसकी रेटिंग बेहतर हो गई है। हमारे यहाँ चलता है कि पीटीआई ऊपर जा रही है इलेक्शन से पहले या पीएमएल नून जा रही है, तो इस टाइम उसकी नॉमिनेशन हुई है तो 2% आगे है वो डोनाल्ड ट्रंप से। ये कैसे किसी कौन सा ये तजज़िया है, कौन सा सर्वे है? उनकी वो जो इसमें अपनी जमात की ऑब्जर्वेशन है जी, मैं आपको बता रहा हूँ जो उनकी एजेंसीज काम कर रही होती है वो ही इनकी अप्रूवल रेटिंग के हवाले से बात करती है और वो क्लोज टू एक्यूरेसी की तरफ होता है। अच्छा ये बताइए सर्विस नहीं होती जो उनकी कामला हैरिस बता रहे हैं आप, ये एस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदवार है वहाँ या वो मुखालफत में है? ट्रंप जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या प्रो एस्टेब्लिशमेंट है? देखिए ट्रंप का आपके सामने ही है, वो साहब भी जाने जाते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। बेसिकली वो डिसीजन इंडिपेंडेंट करते आए हैं अपने 4 साल टेन्योर में, और हमने देखा वहाँ पे कि उनके दौर में स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो उसका ग्राफ काफी नीचे आया था, तो वो काफी इसीलिए उनकी पब्लिक में कह लें पॉपुलैरिटी ज्यादा है। मैंने इसलिए बात की है कि हमने जो यानी कि अभी रिसेंटली ईरान का इलेक्शन देखा, यूके का इलेक्शन देखा, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमातें जो है वो कामयाब हुई हैं। तो यही बताया जा रहा है कि अमेरिका का रिजल्ट भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा, लेकिन ये आपने थोड़ा सा मुझे बताया जो है ट्रंप तो कह रहा था जनाब अब मेरे लिए जीतना मुश्किल ही नहीं है,
जैसे जो बाइडन जो है वो 10 पर दार हुए तो वो तो कामला बड़े हैरिस का मैं और भी बता दूं कि अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में कभी आज तक कभी कोई खातून प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुई। अच्छा ठीक, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि ट्रम्प के अगेंस्ट जो कैंडिडेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप डेमोक्रेट्स जो है ये ट्रम्प रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, नून लीग के बड़े अंदर की खबरें देते हैं, क्या नून लीग के मामला ठीक है? नून लीग के कहने पे सुना है कोई काम ही नहीं हो रहे, वो तो बड़े दावेदार हैं। आपके सामने आपकी वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो तो टिक टाक पे अपनी कामयाबियों के बड़े दावे कर रही है, लेकिन सूरत बड़ी मुख्तलिफ है। वो सब यही कहते हैं कि जी सिर्फ टिक टाक की हद तक वो बाजार नज़र आती है, बाकी तो कोई जनाब कहीं पे कोई कुछ भी नहीं है। सब इंक्लूडिंग पंजाब गवर्नमेंट, इनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है या एक ही मसला इनके लिए है कि किसी तरह इमरान सीन से नजर ना आए। अभी भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हर हेडलाइन में, हर चैनल की टॉक शो में अब हम भी उसी की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये इसको आप सजा दें, लंबी चौड़ी सजा दें मे 9 के ऊपर। यही कैंपेन पूरी इस टाइम जो सारे पीएमएल नून के यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने काम पर तवज्जो देने की बजाय वो पीटीआई के लीडर बानी को सजा दिलवाने की खातिर दिन रात अपनी मे 9 के हवाले से स्पेशली, क्योंकि उनका ख्याल है कि बाकी उनके बैनिए को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं इन्होंने एक बैनिया बना लिया जनाब, इमरान खान ने तो कह दिया जी GHQ के बाहर जो एहतजाज हुआ है वो तो मैंने ही कहा था। जी बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, आपने बताया चीज़ें कि क्या हो रहा है क्या हो। जी गुरैश साहब आपने बातें सुनी। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो उनका एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है कि सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाए और इनके जो लीडर हैं, रहनुमा है, उस पर जो है ना गद्दारी का मुकदमा चले और वो नज़र ना आए। ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नहीं, इसी का जवाब दे दें कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के बाद क्या वो समझते हैं कि हमारे वोटर में इजाफा हो जाएगा? यहाँ पे वोटर की तो बात ही नहीं है। अभी आप आप पिछला जो सिनेरियो है 3.5 साल का आप देखें कि पीडीएम की गवर्नमेंट से लेके अब तक आप वोटर कहाँ खड़ा है? वोटर की क्या अहमियत है? वोटर की वजह से कोई आया है गवर्नमेंट में? वोटर का तल्लक वास्ता ही कोई नहीं है। और गवर्नमेंट जो बनी है वो कुछ ये उन लोगों पे मुबनी बनी है जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, और कुछ वो लोग हैं जो बाहर से हमने इंपोर्ट किए हैं, और कुछ लोग हैं जो ऐसे ही सहाफ़ी या उनको हमने मिनिस्ट्रियाँ दे के ये टारगेट दिया हुआ है कि इस मुल्क में जो है वो तीसरी कुव्वत की हुकूमत को कायम और दायम रखे। ये है बात। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि पाबंदी की बात मैं फिर आज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए ताकि ये ख़त्म ही हो जाए। आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में अब तक 5 पार्टियों पर पाबंदी लगी है। हाँ जी, पहली पाबंदी 1951 में लगी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी लियाकत अली खान साहब के दौर में, ठीक है ना जी। उसके बाद दूसरी पाबंदी यहिया खान साहब ने अवामी लीग पे लगाई जिसके वो शेख मुजीबुर रहमान लीडर थे, ठीक है ना जी। और अच्छा मुझे भूल जाना है, आपकी बात को जारी रखूंगा। जब मुजीबुर रहमान को मियाँ वाली जेल में पाबंदी सलासल किया गया तो हमारे एक जानने वाले कहते हैं कि जी उस वक्त भुट्टो को, एक हमारे पुलिस अफसर दोस्त है, वो कहते हैं मेरा वालिद भी उनमें शामिल था। भुट्टो को वहाँ एक फ़िल्म दिखाई गई। जब फिल्म दिखाई जा रही थी भुट्टो को, तो उस फिल्म के अंदर एक नौजवान लड़का 1946 में दिखाया गया कि उसने हाथ में झंडा पकड़ा हुआ है, गालबन लेफ्ट हाथ में झंडा है या राइट हैंड में, मैं उसमें जो दिखाया एक हाथ से वो साइकिल चला रहा है। तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा ये नौजवान मैं हूँ। आज़ादी के लिए उसने एक झंडा हाथ में पकड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान बनने से पहले 1946 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तहरीक चल रही थी इंडिया में। नहीं इसमें तो उसने कहा जी ये नौजवान जो कि किसी को भी मालूम नहीं था, उसने कहा मैं पाकिस्तान को तोड़ने के हक में नहीं हूँ। नहीं इसमें तो कोई शक ही नहीं। इंकशाफ किया कि उसके वाला साहब ने आके घर बताया था। बिल्कुल सही बात है। तो अब आप जजी जी
अब मैं ये अवामी बताऊं लीग की बात की, कम्युनिस्ट पार्टी की बात की, दूसरी बात पाबंदी जो है वो अवामी लीग पे जनरल जाहिया खान साहब ने लगाई, जी। हाँ जी, और उसके बाद 2 दफ़ा पाबंदी लगी है नेशनल अवामी पार्टी पे। जी जी ये पहली दफ़ा इस पे पाबंदी लगी है 1971 पे और दूसरी दफ़ा 1975 में। पहली पाबंदी जहिया खान साहब ने ही लगाई है और दूसरी पाबंदी भुट्टो साहब ने लगाई है। जी जी और उसके बाद जीए सिंध एक इलाकाई जमात थी जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई 2020 में, जी, ठीक है ना। ये सिंध की एक इलाकाई जमात। हाँ, इसके बाद 5वीं जमात है जिस पे पाबंदी लगाई, वो तहरीके लब्बैक थी, जी। ये 2021 में इस पे पाबंदी लगाई गई। जी जी अब अगर आप इनका जरा आप देखें कि ये पार्टियों का तरीके लब्बैक पे फिर खुद ब खुद पाबंदी उठा दी गई है या उन्होंने अदालत नहीं से नहीं, ली? उन्होंने अदालत में फिर गए और उन्होंने वहां से क्योंकि ये उन्होंने जाके अदालत में रिकॉर्ड पेश किया था कि जी हाँ। जो सियासी जमातों ने वोट लिए ना बिल्कुल। 2018 के इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा था कि तहरीके लब्बैक चौथे नंबर पर आने वाली वो जमात है जिसके सबसे ज्यादा वोट है। अब मैं ये जरा आपको एनालिसिस देना चाह रहा हूं कि कोई ऐसी पार्टी पे पाबंदी नहीं लगी जो कि पाकिस्तान के चारों सूबों में मौजूद हो और जिसमें के 85% या 75% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस लीडर को पसंद कर रही हो और जिस पार्टी को पसंद कर रही है। अगर अवामी पार्टी को देखें तो अवामी पार्टी ने उस वक्त 159 सीटें ली थी, जबकि पीपल्स पार्टी ने 80 कुछ सीटें ली थी। उन्होंने बहुत सारी सीटें ली थी, लेकिन वो मशरकी पाकिस्तान से ली थी और एक डिक्टेटर ने उन पर पाबंदी लगाई थी, ठीक है ना। और आपने जितनी बातों पर पाबंदी बताई ऑलमोस्ट सब डिक्टेटर के दौर में सामने जी हाँ, आई है। और ये तरीके लब्बैक के और या और जिस तरह उसकी मुजीबुर रहमान साहब की तस्वीर खींची गई, और जैसे आपने फरमाया कि वो लड़का, जो नौजवान लड़का वो साइकिल पे जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं, उस मुजीबुर रहमान साहब ने कायद आज़म के साथ भी पाकिस्तान बनाने में भी रोल अदा किया और फातिमा जिन्ना के साथ भी उनके इलेक्शन में अहम रोल अदा किया। अच्छा गुलाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल ख़त्म होने को है। मैंने कुछ 2-4 बातें ऐसी भी करनी थी कि आजकल यानी कि अमन-ओ-अमान के हवाले से जो बात की जाती है, अमन-ओ-अमान के हवाले से अगर हम पंजाब की पुलिस की बात करें तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक की परफॉर्मेंस के हवाले से इंडिकेटर वेबसाइट मुतारफ़ कराई है। उस पर अब पंजाब पुलिस काम कर रही है। उसमें परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि किस ज़िले की जनाब कारकर्दगी का क्या म्यार है। लाहौर पुलिस भी इस हवाले से बड़ी जनाब सरतोड़ कोशिश कर रही है कि वो जो परफॉर्मेंस जनाब उन्होंने वेबसाइट मुतारफ़ करवाई है उस पर अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। लाहौर पुलिस के सरबराह ने इस हवाले से जनाब तमाम अपने मतहत अफसरान को हदायत कर रखी है कि खुली कचहरियाँ लगाएं, मसाजिद में जाके लोगों को बताएं और उन्होंने कहा कि जो भी थानेदार ठीक काम नहीं कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लोगों को बर वक्त इंसाफ फराहम करें। इसके लिए CSP लाहौर ख़ुद भी अपने दफ्तर में बर वक्त दफ्तर पहुँच के लोगों की खुली कचहरी का ही माहौल होता है, सुन रहे होते हैं। ये तो खैर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अब ऐलान किया है, उन्होंने अब ये वेब बनाई है, वेबसाइट जो भी मुतारफ़ करवाई है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से बहुत पहले यानी कि CSP लाहौर जब तैनात हुए थे उन्होंने उसी दिन से लोगों को सुनने का काम शुरू कर रखा है। वो सुबह जब दफ्तर आ जाते हैं तो बिला रोक टोक सबको उनके मिलने की इजाज़त दी जाती है। उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है जहाँ दरखास्तें लेके वहाँ लोग पेश होते हैं और उसका बाकायदा रिकॉर्ड मरतब किया जाता है। अगर वो ज़रूरी समझे तो मुतलका अफसर को वहाँ तलब भी कर लेते हैं, ना हो तो उस पर ज़रूरी अहकामात जारी कर देते हैं और अहकामात के बाद अगर फिर भी किसी साइल का काम नहीं होता वो दोबारा CSP के दफ्तर आते हैं तो CSP साहब फिर उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। बाज़ औक़ात सरजनश के साथ मुअत्तली तक भी, बर्खास्तगी तक भी यानी कि सज़ाएँ दी जाती हैं। तो उसके यानी कि आफ्टर ऑल बेहतर नताइज सामने आए हैं। तो CSP लाहौर का ये इक़दाम इंतहाई काबिल इस्ताइश भी है और CSP लाहौर ने जो लाहौर की सबसे बेहतर काम करने वाली टीम जिसे समझा जाता था, एक वक्त में उसकी कारकर्दगी इंतहाई ख़राब हो गई थी, जिसे हम CIA कहते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है आजकल, उसके सरबराह इमरान किश्वर है। इमरान किश्वर की तैनाती के बाद इस शोबे की कारकर्दगी में नुमायाँ नखार पैदा हुआ है। वो रोज़ कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। उन्होंने मंशियात पर बहुत ज़्यादा काम किया। मंशियात के साथ उन्होंने जो गैंग काम कर रहे थे, जो हाउस रॉबरी की वारदातों में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए
بہت سے انہوں نے ایسے گینگ گرفتار کیے ہیں جو امن و امان میں خلل ڈال رہے تھے. ان کی گرفتاری کے بعد لاہور میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جرائم کی شرح میں نمایاں کمی بھی ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ جتنا بھی ہم کہیں اس کا کریڈٹ سی سی پی لاہور کو جاتا ہے, جو بڑی محنت سے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ خود بھی اس کی نگرانی کرتے ہیں, کام کو خود دیکھتے بھی ہیں. تو اب وہ ڈی اے جی آپریشن اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سی آئی اے کی پولیس نے یعنی آرگنائز کرائم یونٹ نے اپنی کارکردگی کو بہتر بنایا ہے, منشیات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب بڑی ٹچی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ منشیات کا خاتمہ کیا جائے اور اس میں ملوث لوگوں کو گرفتار کیا جائے. لاہور پولیس نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے اور بڑے وہ لوگ جو بیرون ملک سمگلنگ میں ملوث تھے یا لاہور میں ایسے گینگ بنے ہوئے تھے جو اس کا کاروبار کر رہے تھے, اس قانونی کاروبار میں ملوث ان لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہیں. اور کھلی کچہریوں کے ذریعے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. یعنی کہ ان اقدامات کی بدولت لاہور میں امن و امان کی صورتحال جو ایک وقت میں بہت ہی خراب تھی بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے. اس حوالے سے واقعی لاہور پولیس جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم لاہور پولیس کی یا کسی نہ کسی ادارے کے اپنے پروگرام کے آخر میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے ہیں. تو آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنے میزبان یونس بھاٹ اور جوید اقبال صاحب کو اگلے پروگرام تک اجازت کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.